क्या आप आने वाली परीक्षा DSSS PRT 2025 की तैयारी कर रहे हैं या फिर KVS और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं? तो यह वीडियो बिल्कुल दोस्तों आपके लिए ही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमने टॉप 15 MCQs को लिया है जो बार-बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे एक बेहतरीन प्रश्न के साथ। ये प्रश्न होगा प्रतिभाशाली बच्चों को लेकर। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा के जन्मजात प्रतिभा के धनी बच्चों को उनकी क्षमता प्राप्त कराना चाहती है। मतलब प्रश्न क्या है कि एक शिक्षिका है और वो अपनी कक्षा में जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी क्षमता को प्राप्त कराना चाहती है। ठीक है, तो उसे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए, ये आपसे प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए है उन्हें गैर अकादमिक गतिविधियों का आनंद लेने के लिए शिक्षा देना। ऑप्शन बी है उन्हें दबाव से निपटने की शिक्षा देना। ऑप्शन सी है उन्हें उनके समवयस्कों की शिक्षा देना, या फिर ऑप्शन डी है उन्हें उनकी सृजनात्मकता बढ़ाने की चुनौती देना। अब देखिए यहाँ पे समझना क्या है कि निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए ये आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उन्हें उनके समवयस्कों के साथ शिक्षा देना। ये शिक्षिका को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे जब बात होती है प्रतिभाशाली बच्चे की और शिक्षिका चाह रही है जो उनकी क्षमता है वो उनको प्राप्त करें, अपनी शक्ति को, अपनी जो क्षमता है, स्ट्रेंथ है, उसको पहचाने। तो वो जो उद्देश्य है शिक्षिका का क्या होता है कि अकादमिक गतिविधियों का आनंद लेने के लिए शिक्षा देना, मतलब वो गतिविधियों में भाग लें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उनकी जो खोज की स्थिति है वो बढ़े, समस्या समाधान करने की जो चुनौतियां हैं वो वहां पे अच्छे से सीखें उनको। ठीक है, तो ये चाहती है शिक्षिका। ऐसे उसे दबाव से निपटने की शिक्षा, मतलब कोई बच्चा है वो किसी दबाव में न आए, उससे निपटने के लिए शिक्षा देना, ये शिक्षिका चाहती है। ठीक है, उनकी सृजनात्मकता बढ़ाने की चुनौती देना, मतलब नई नई क्रिएटिविटी करवाना। सृजनात्मकता बोले तो क्रिएटिविटी। ठीक है, नए और मौलिक और उपयोगी सोच या विचारों का निर्माण करने की जो क्षमता है वो बढ़ाना। तो ऑप्शन सी इसलिए यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा कि जो शिक्षक है, जो शिक्षिका है, वो उसको ये नहीं करना चाहिए कि जो समवयस्क, मतलब जो समवयस्क का मतलब ये होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके साथ वाले उम्र के जो बच्चे हैं उनके साथ एक जैसी शिक्षा ना दें। क्या होता है इससे कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं दोस्तों अपनी प्रतिभा को पहचान नहीं पाते हैं। उनको वो चीजें मिल ही नहीं पाती हैं जो चीजें उनको चाहिए। क्योंकि यदि आप, एक कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा है प्रतिभाशाली और एक है साधारण बच्चा, और आप उसको एक ही जैसा काम करने के लिए दो, तो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रतिभा है वो निखर के नहीं आती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, प्रश्न पढ़ के आप प्रश्न का आंसर करने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जब तक आप अच्छे से प्रश्न को समझ नहीं पाएंगे तब तक आप अच्छे से उत्तर ही नहीं कर पाएंगे। तो प्रश्न को समझना कि प्रश्न चाह क्या रहा है, कह क्या रहा है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो अच्छे से प्रश्न को ध्यान से सुनिए। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? अब इनमें से आपसे प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए है कक्षा के अंदर और बाहर यथासंभव अनेक प्रश्न पूछने के लिए। ऑप्शन बी है समूह कार्य में अनेक शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय परस्पर संवाद करने के लिए। ऑप्शन सी है यथासंभव अनेक सहपाठियों और सहपाठगामी गतिविधियों में भाग लेने के लिए। या ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा पूछे जा सकने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। बताइए क्यों प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक नकारात्मक प्रश्न आपको ढूंढना है, प्रश्न का आंसर नकारात्मक हो, जिसका जो नकारात्मक भावना रखता हो, इस ऐसा आंसर आपको यहाँ पे खोजना है। तो बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों होगा ऑप्शन डी कि शिक्षक को जो है शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए कभी भी शिक्षक द्वारा पूछे जा सकने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। मतलब शिक्षक को ये कभी नहीं करना चाहिए कि वो अपने शिक्षार्थियों से कहे कि
मैं जितने प्रश्न पूछूंगा आप उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करोगे। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं पहुंच कभी कहना चाहिए, बल्कि उसको क्या करना चाहिए, ठीक है, कक्षा के अंदर बाहर यथासंभव जितना हो सके अनेक प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि प्रश्न पूछो हमसे। ठीक है, और समूह में कार्य करने वाले अन्य शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय परस्पर संवाद करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो आपस में बात करें बच्चे। ठीक है, एक दूसरे से उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करें, और अनेक सहपाठ्यक्रम में जो गतिविधियां हैं उनमें बच्चे सब भाग लें। ये चीजें शिक्षक को करनी चाहिए अपने शिक्षार्थियों के प्रति। जो नहीं करना चाहिए वो यही है कि शिक्षक को कभी ये नहीं बोलना चाहिए, जो वो होते हैं शिक्षार्थी उनसे, कि जितने भी मैं प्रश्न पूछूं आप उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करोगे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आप दोस्तों DSSB PRT के लिए स्पेशली आपको क्लासेस रेगुलर यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी, जिससे आपका जो साइकोलॉजी है और अन्य जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से मैं रिवीजन और प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे कराऊंगा। तो चैनल के साथ जुड़ जाए प्लीज़। चलिए, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, कोई बहुत छोटा सा वीडियो होता है और यहाँ पे हम बिल्कुल प्रश्न को तोड़ देते हैं बिल्कुल, जिससे अच्छे से आपको समझ में चीजें आ सकें। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन खिलौनों के घटकों के अन्वेषण के लिए उन्हें तोड़कर अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? एक मोहन है, कोई बच्चा है और वो खिलौने से खेल रहा है, तो मोहन के जो खिलौनों के जो घटक है, मतलब खिलौने के जो पार्ट्स हैं, उनके अन्वेषण के लिए, मतलब अन्वेषण मतलब बोले तो अंग्रेजी में एक्सप्लोरेशन। ठीक है, एक्सप्लोर करना, किसी चीज के बारे में खोज परख करना, अन्वेषण के लिए उन्हें तोड़कर अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे, आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से समझिएगा। पहले देखिए प्रश्न मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूं, जब तक आप प्रश्न अच्छे से नहीं समझेंगे उत्तर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि मोहन है, कोई मान लीजिए आपका बच्चा है या कोई है। ठीक है, आप क्या करेंगे ये पूछा है ना, तो आप समझिएगा कि आपका ही कोई बच्चा है, आपके परिवार में कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो खिलौनों से खेल रहा है। तो वो क्या कर रहा है, खिलौनों के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको अलग अलग तोड़कर कर देता है, उनको अलग तोड़कर कर देता है। तो आप क्या करेंगे उस स्थिति में? तो समझिएगा, ऑप्शन ए, मोहन को कभी खिलौने से नहीं खेलने देंगे, क्या आप ऐसा करोगे? ठीक है, या ऑप्शन बी, सदैव कड़ी नजर रखेंगे, या ऑप्शन सी, उसे समझाएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए, या ऑप्शन डी, उसके स्वभाव को प्रोत्साहित करते हुए उसकी ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करेंगे। ठीक है, तो बताइए क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? तो बहुत से बच्चे देखिए यहाँ पे सी और डी में कंफ्यूजन होंगे, उसे समझाएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए। देखिए ये राइट आंसर हो सकता है, लेकिन ये आधा अधूरा है। ठीक है, समझाने के साथ साथ दोस्तों उसको सही दिशा भी तो प्रदान करेंगे ना, उसके स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब ये क्यों नहीं होंगे बाकी सब? देखिए, मोहन को कभी खिलौने से नहीं खेलने देंगे, दोस्तों यदि आप ऐसा कर देंगे, अब बच्चों को खिलौने से खेलने के लिए मना कर देंगे, मतलब उनके पार्ट्स को अलग अलग करने के लिए मना कर देंगे, तो वो कभी उसके अंदर वो क्षमता आ ही नहीं सकती कि वो किसी समस्या को सुलझाने के लिए दोस्तों चीजें कर सके, चीजें सीख सके नई नई, तो वो कभी उसके अंदर वो प्रवृत्ति आएगी ही नहीं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ये नहीं करेंगे, नकारात्मक विचार है। सदैव कड़ी नजर रखेंगे, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल नकारात्मक है। एक तरीके से वही हो गया कि उसको डांटना कि भाई बिल्कुल तुझे खिलौना नहीं तोड़ना है तो कड़ी नजर रखना, तो ये भी बिल्कुल नकारात्मक भाव का प्रश्न है ऑप्शन। और अगला ऑप्शन है कि उसे समझाएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए। देखिए ये ठीक तो है, लेकिन ये आधा अधूरा इसका आंसर है हमारे प्रश्न का, क्योंकि होना क्या चाहिए कि उसको समझाने के साथ साथ उसके स्वभाव को भी प्रोत्साहित करेंगे। जब तक आप बच्चे को मौका ही नहीं देंगे कुछ चीजें सीखने का, तो उसके जो समस्या को सुलझाने, समस्या के समाधान करने की जिज्ञासा जो है वो कैसे उसके अंदर आएंगी जी। ठीक है, तो इसलिए उसके स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसको सही ऊर्जा की दिशा में प्रदान करेंगे। ठीक है, एक सही दिशा उसको बता देंगे कि भाई ऐसा बेटा ऐसा नहीं करते, यदि ऐसा करते हैं तो ये ऐसा हो जाता है, इस तरीके से उसको थोड़ा सही दिशा प्रदान कर देंगे। ठीक है,
चलिए, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक एक प्रश्न को दोस्तों इस तरीके से तोड़ के पढ़ेंगे ना, क्योंकि फिर प्रश्न आपके सामने कैसा ही भी आ जाए, इस तरीके से घुमा फिरा के आप आसानी से दोस्तों आंसर कर लोगे। क्योंकि साइकोलॉजी तो यही कहती है दोस्तों कि यहाँ पे रटना नहीं है। साइकोलॉजी में आपको रटना कुछ नहीं है, बस समझना है। यदि आप अच्छे से एक बार समझ में आ गया ना, आपके समझने लग गए, तो आप आसानी से उसके आंसर दे पाओगे बहुत ठीक ठीक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से क्या शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करेगा। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी का पोषण करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, यह आपको बताना है। तो सृजनात्मकता की बात करें, क्या होता है, क्रिएटिविटी अंग्रेजी में बोलते हैं नई मौलिक और उपयोगी सोच या विचारों का निर्माण करने की जो क्षमता होती है उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। ठीक है, और मैं आसान भाषा में यदि आपको समझाऊं, ठीक है, एक बच्चा है और वो किसी समस्या को सुलझाने के लिए दोस्तों ऐसा कुछ सोचना कि और कोई नहीं सोच पाए, उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं कि सृजनात्मकता का पोषण करेगा। ऑप्शन ए, विद्यालय जीवन के आरंभ से ही लक्ष्य प्राप्ति पर जोर देना। ऑप्शन बी है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु छात्र को कोचिंग देना। ऑप्शन सी है छात्र को श्रेष्ठ शिक्षा के प्रायोगिक मूल्य सिखाना। ऑप्शन डी है हर शिक्षार्थी को प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करते हुए अंतर्निहित प्रतिभा को पोषित करना। बताइए, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करेगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, हर शिक्षार्थी को प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करते हुए अंतर्निहित प्रतिभा को पोषित करना। अब ऑप्शन ए बी सी क्यों नहीं होगा, इसको भी समझते हैं। विद्यालय जीवन के आरंभ में लक्ष्य प्राप्ति पर जोर देना। यदि आप विद्यालय के जीवन के आरंभ में ही दोस्तों आप किसी लक्ष्य टारगेट दे दोगे तो क्रिएटिविटी के बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। ठीक है, क्रिएटिविटी यहाँ पोषण नहीं करेगी। यदि आप बच्चे से कह दोगे कि आपको भाई 50 नंबर लाने हैं इस पेपर में, ठीक है, या आपको आप पहले ही उसे बचपन में ही जीवन के आरंभ में ही कह दो भाई आपको टीचर बनना है या आपको वकील बनना है या आपको इंजीनियर बनना है, तो बच्चा फिर फालतू की चीजें सोच ही नहीं पाएगा। ठीक है, नई नई चीजें उसके दिमाग में सृजन ही नहीं कर पाएंगी। उसकी जो क्रिएटिविटी और जो सोच है वो बिल्कुल ही वो सोचना बंद हो जाएगा। तो ये यहाँ पे नकारात्मक है। ठीक है, वो सिर्फ उसी के बारे में सोचेगा फिर। तो जो उसके सोचने समझने की जो प्रवृत्ति है, क्षमता है, वो कहीं ना कहीं दोस्तों स्थिर हो जाएगी। वो ज्यादा से ज्यादा सृजन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अब बात करें अगला, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु छात्र को कोचिंग देना। देखिए ये भी देखिए फर्स्ट की तरह ही है। ठीक है, आप एक कह दो कि भाई तुमको इतने नंबर लाने हैं, 50 में से 45 नंबर आपको लाने हैं। ठीक है, और आपने क्या करा, उसके लिए आपको कोचिंग लगा दी। तो फिर बच्चा क्या करा कि भाई उस पर प्रेशर डाल दिया आपने एक तरीके से। ठीक है, कि अब उसको 50 में से 45 नंबर लाने ही लाने हैं, तो वो इस तरीके से सोचेगा। वो फालतू की चीजें सोच ही नहीं पाएगा, तो वो क्रिएटिव कैसे बन पाएगा बच्चा ना। ठीक है, वहीं फोकस करेगा, उसको दबाव रहेगा कि भाई मुझे 45 नंबर लाने हैं, मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो वो अलग तरीके से मतलब चीजों को सोच ही नहीं पाएगा, अलग अलग तरीकों से समस्या को हल ही नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, छात्र को श्रेष्ठ शिक्षा के प्रायोगिक मूल्य सिखाना। ठीक है, प्रायोगिक मूल्य, देखिए यहाँ पे जो बात आती है, ये प्रश्न का राइट आंसर हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं होगा। ये यहाँ पे एक चीज की बात हो रही है केवल, कि प्रायोगिक मूल्य सिखाना। प्रायोगिक मूल्य सिखाना मतलब बच्चों में नैतिकता का भाव, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट करना। ठीक है, नैतिकता का भाव विकास करना, नैतिकता का विकास करना। प्रायोगिक मूल्य सिखाने से मतलब क्या है, बच्चों में नैतिकता का विकास करना। ठीक है, तो ये इसका संबंध सृजनात्मकता पोषण से तो नहीं है ना, तो इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो प्रश्न होगा कि हमें लगेगा कि मैं अच्छे से उसकी व्याख्या करूं, तो बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा उस प्रश्न को, ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए दोस्तों। ठीक है, और वीडियो दोस्तों पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन, रिवीजन सेशन आपको यहाँ पे
हमारे चैनल पर मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अच्छे से पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। एक शिक्षिका, प्रश्न क्या है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री, ठीक है, श्रव्य दृश्य सामग्री तथा शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है क्योंकि उनसे, ऑप्शन ए है प्रभावपूर्ण आकलन सुगम हो जाता है, ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को विराम मिलता है, ऑप्शन सी है अधिगम बढ़ाने के लिए अधिकतम इंद्रियों का उपयोग होता है, या ऑप्शन डी है शिक्षक को राहत मिलती है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? एक शिक्षिका है, वो क्या कर रही है, मतलब शिक्षण में, मतलब शिक्षण क्या बोलते हैं, वो पढ़ा रही है एक शिक्षिका, और वो पढ़ाते समय क्या कर रही है, श्रव्य दृश्य सामग्री, ये क्या होती है, एक तरीके से प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है, प्रोजेक्टर हो गया स्पीकर के साथ, जिसमें देखा, मतलब जिसमें चित्र भी दिखाए जा रहे हैं और वहां से स्पीकर से आवाज भी आ रही है, किसी चीज को समझाने के लिए वो प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर रही है तथा शारीरिक गतिविधियों का उपयोग कर रही है। तो क्यों कर रही है, क्या होगा उनसे, क्या होगा उनसे, ये आपसे पूछा है। उनसे प्रभावपूर्ण आकलन सुगम होगा? नहीं। शिक्षार्थियों को विराम मिलता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है। शिक्षक को राहत मिलती है? बिल्कुल नहीं। ठीक है। अधिगम बढ़ाने के लिए अधिकतम इंद्रियों का उपयोग होता है, मतलब अधिगम मतलब सीखना, सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम इंद्रियों का वहां पे उपयोग करता है छात्र। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भाई प्रभावपूर्ण आकलन सुगम थोड़ी बनाना है, या विद्या शिक्षार्थियों को विराम थोड़ी मिल रहा है, जो दृश्य, जो प्रोजेक्टर वगैरह से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, शारीरिक गतिविधियां करा रहे हैं, तो शारीरिक गतिविधियां करने का तो यहाँ तो देखिए विराम का तो सीधा ही सीधा विपरीत संबंध है। जब आप किसी से शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी करवाओगे तो क्या उसे विराम मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे शिक्षक को राहत मिलेगी? अरे शिक्षक को राहत कैसे मिल जाएगी, कोई प्रोजेक्टर सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, बीच बीच में उसको रोक कर उसको समझाना, ठीक है, तो शिक्षक को तो राहत मिल ही नहीं रही ना। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप किसी कंप्यूटर के माध्यम से या प्रोजेक्टर वगैरह के माध्यम से किसी चीज को पढ़ाते हैं तो उसे बीच बीच में रोकते हैं ना, प्रोजेक्टर को, उसे समझाने के लिए छात्रों को, तो राहत भी नहीं मिलेगी, बल्कि क्या होगा, सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम इंद्रियों का उपयोग जो है यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कौन सा सही होगा और क्यों सही नहीं होंगे बाकी, ये चीजें भी बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना। ताकि देखिए जब तक आप इस तरीके से नहीं पढ़ोगे साइकोलॉजी को, तब तक दोस्तों आप अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे, मैं बता रहा हूं। इसलिए ये भी चीजें ध्यान रखो कि ये प्रश्न का आंसर सही है, बाकी क्यों सही नहीं है, ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और सबसे पहले तो सवाल कहना क्या चाह रहा, पूछ क्या रहा है, सवाल का भाव ही बता देता है कि आंसर कौन सा सही होगा। इसलिए प्रश्न को समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि विज्ञान तथा कला प्रदर्शनियां, जो विज्ञान तथा कला प्रदर्शनियां होती हैं, या संगीत एवं नृत्य प्रदर्शन विद्यालय पत्रिका का जो प्रकाशन का उद्देश्य है, इनका क्या होता है? आपने देखा होगा जो विद्यालय वगैरह होते हैं उनमें प्रदर्शनियां कराई जाती हैं, संगीत वगैरह की, नृत्य प्रदर्शन कराए जाते हैं, या एक पत्रिका होती है जो विद्यालय द्वारा वो प्रकाशित की जाती है मंथली या ईयरली, जिसमें क्या होता है, जो बच्चे वगैरह होते हैं जो एक्टिविटी वगैरह करते हैं उसमें बताया जाता है उनके बारे में। ठीक है। तो वो इनका उद्देश्य आपसे पूछा है कि क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए विभिन्न व्यवसायों के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करना, ऑप्शन बी है विद्यालय का नाम रोशन करना, ऑप्शन सी है अभिभावकों को संतुष्ट करना, ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को एक सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा इसका वो क्या होगा, सोचो एक बार। उद्देश्य क्या है, शिक्षार्थियों को एक सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। देखिए ये प्रश्न का राइट आंसर इसलिए हो जाएगा क्योंकि जितनी भी आप को करिकुलर एक्टिविटी करते हो, जो प्रदर्शन वगैरह, नृत्य प्रदर्शन, संगीत वगैरह, या विद्यालय पत्रिकाएं जो होती हैं प्रकाशित करते हो, तो उससे क्या होता है, बच्चे का जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता का जो है वो विकास होता है। एक तरीके से बच्चा ज्यादा से ज्यादा अन्य चीजों को करने के लिए वो सजग हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे बात करें जैसे विभिन्न व्यवसायों के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना, देखिए ये उद्देश्य नहीं होता,
ठीक है, कि विभिन्न व्यवसायों को लिए। भाई ये जो चीज़ें हम करा रहे हैं विद्यालयों में जो हम ये चीज़ें कराते हैं, प्रदर्शनियाँ वगैरह, गाने किसी से संगीत सुनवाना या नृत्य वगैरह करवाना, तो ये इसलिए थोड़ी कराते हैं ना कि व्यवसायों के लिए जो जो विभिन्न व्यवसाय के लिए छात्र या छात्र से कोई नौटंकी थोड़ी करवानी है, छात्र से रामलीला थोड़ी करवानी है आगे चल के। ठीक है? तो इसलिए प्रशिक्षित व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित कराना ये थोड़ी उद्देश्य होता है। ठीक है? विद्यालय का उद्देश्य केवल ये नहीं होता कि बच्चों को केवल किताब पढ़ाएँ, ठीक है? किताबी ज्ञान कराएँ, बल्कि ये जो चीज़ें कराई जाती है ना बच्चे के समग्र विकास से होता है। मतलब बच्चा सृजनात्मकता का भाव उसमें बढ़े, बच्चा क्रिएटिव बने और सामाजिक माहौल जो है उसमें ढल पाए अच्छे से, सामाजिक विकास बच्चे का अच्छे से हो, इसलिए ये चीज़ें कराई जाती हैं। ठीक है? इसलिए थोड़ी कि भई तुमसे गाना बजवाया जा रहा है या तुम पे नचवाया जा रहा है, नृत्य प्रदर्शन करवाया जा रहा है कि तुम आगे चल के जो नौटंकी में भाग लो, इसलिए थोड़ी किया जा रहा है। ठीक है? ये नहीं होगा इसलिए। इसलिए विद्यालय का नाम रोशन करना इसलिए भी नहीं कराया जाता। हालाँकि जब बच्चा कुछ न कुछ करता है तो उसमें उसके माता-पिता का, उसका विद्यालय का ये चीज़ें होना, इनका नाम रोशन होना आम बात है, ठीक है? लेकिन उद्देश्य नहीं होता है ये, ठीक है? उद्देश्य नहीं होता है कि विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए आप ये चीज़ें करवा रहे हो। बात करें ऑप्शन सी, अभिभावकों को संतुष्ट करना, ठीक है? ये भी नहीं है, मैं बताया तो आपको उद्देश्य है। भई ये चीज़ें जो करवा रहे हैं को-करिकुलर एक्टिविटी जो बोलते हैं इनको, ये क्यों करवा रहे हैं? इनका कोई उद्देश्य नहीं है कि विद्यालय का नाम रोशन हो या विभिन्न व्यवसायों के लिए आप प्रशिक्षित हो जाएँ या अभिभावक संतुष्ट हो जाएँ कि मेरा बेटा ये कर दिया, वो कर दिया। हालाँकि वो चीज़ें स्वाभाविक हैं, वो चीज़ें होती हैं, लेकिन उद्देश्य नहीं है हमारा वो। उद्देश्य क्या है? बच्चे को सृजनात्मकता का माध्यम उपलब्ध कराना। ठीक है? उसको सामाजिक विकास करना, उद्देश्य हमारा ये है। ठीक है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। दोस्तों यदि हम ज़्यादा समय ले पा रहे हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको लग रहा है कि मैं प्रश्न पर ज़्यादा समय ले रहा हूँ, तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। ठीक है? चलिए, और इसी तरीके से दोस्तों हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता सामान्य जुड़ी है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी की देखिए बात हो रही है हर प्रश्न में ज़्यादातर, सामान्यतः जुड़ी होती है किससे? अनुकरण से, अभिसरणात्मक चिंतन से, अपसरणात्मक चिंतन से या अभिकल्प से? बताइए, किससे जुड़ी होती है? जो सृजनात्मकता होती है वो सामान्यतः किससे जुड़ी होती है? देखिए अनुकरण की यदि हम बात करें, यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो होगा पहले मैं उसको बता देता हूँ। जो सृजनात्मकता है वो आपकी किससे जुड़ी होती है? अपसरणात्मक चिंतन से, मतलब जिसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है? बात करें अभिसरणात्मक चिंतन, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। और अनुकरण से ये नहीं होगा, राइट आंसर होगा अपसरणात्मक चिंतन से। बाकी क्यों नहीं होंगी? देखिए अपसरणात्मक चिंतन जो होता है वो क्या है, उसमें एक ही उत्तर के देखिए अनेक परिणाम हो सकते हैं खोजने के। देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैं कहूँ कि भाई एक बोतल है, ठीक है? एक बोतल मैंने आपको दी, बच्चों को दी। अब हम उससे क्या कर सकते हैं? मतलब वो प्लास्टिक की बोतल है ये, हमने बच्चों को दिखाया और पूछा उनसे कि हम इसका क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो एक बच्चा बोलेगा कि हम इस पर पानी पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो किसके अंदर आएगा जब एक आंसर देगा? वो सब आएँगे अभिसरणात्मक चिंतन, मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है? एक ही उत्तर खोजने की दिशा में वो प्रक्रिया कर रहा है। लेकिन और जो बच्चे कह कह सकते हैं कि सर कि इस बोतल से हम पानी भी पी सकते हैं, ठीक है? और इसको काट के हम गमले के रूप में भी इसको हम बना सकते हैं, ठीक है? उसमें पौधा लगा सकते हैं काट कर उसको, या सर हम इसको जो है दीवारों पे इसको डिज़ाइन देके उसको पेंसिल वगैरह रखने के लिए काम में भी ले सकते हैं। तो वहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा? वहाँ सृजनात्मक क्रिएटिव तरीके से सोच रहा है। तो वो उसको बोलते हैं अपसरणात्मक चिंतन कर रहा है बच्चा, डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहा है, ठीक है? अनुकरण से क्या होगा कि मैंने बोला कि अच्छा इसको इस काम को ऐसे करते हैं, तो वो बच्चा भी उसी काम को ऐसे करने लगेगा। तो ये क्रिएटिविटी से नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है? ये तो एक तरीके से नकल करने से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए। ठीक है? अभिकल्प क्या है? ये भी बिल्कुल बिल्कुल विपरीत है। ये प्रक्रिया सृजनात्मकता की प्रक्रिया नहीं है ये परिणाम है। एक तरीके से ब्लूप्रिंट इसको बोलते हैं, डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट।
ब्लूप्रिंट। ठीक है, ये क्रिएटिविटी की प्रक्रिया का जो परिणाम हो सकता है, ये प्रक्रिया नहीं है, विकल्प। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 162वां प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। शिक्षकों को अपने छात्रों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, वे प्रायः संकेत करती हैं। भाई प्रश्न है, जो शिक्षक है कि उनको अपने छात्रों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, वे प्रायः संकेत करती हैं। किस ओर करती हैं? ऑप्शन ए, अलग 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 पाठ्यचर्या की आवश्यकता की ओर। ऑप्शन बी है उनके ज्ञान की सीमा की ओर। ऑप्शन सी है आवश्यक उपचारात्मक रणनीतियों की ओर। या ऑप्शन डी है योग्यता समूहकरण हेतु पथ प्रदर्शन की ओर। बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। तो बताइए, शिक्षकों को अपने छात्रों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, वे प्रायः संकेत करती हैं आवश्यक उपचारात्मक रणनीतियों की ओर। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखा जाए यहाँ पे, देखिए बच्चे देखो, एक जो शिक्षक होता है ना, अब बच्चा गलती करता है अध्ययन करते समय, पढ़ते समय, ठीक है, तो शिक्षक को जो है ये चाहिए, ये उसको क्या करना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि त्रुटियां हो क्यों रही हैं, किस वजह से बच्चा गलती कर रहा है। ठीक है, अक्सर उसे ये नहीं करना चाहिए कि बच्चा गलती कर रहा है तो उसपे मारो, दंड दो उसे, ये नहीं करना चाहिए। उसका पता लगाना चाहिए कि त्रुटियां गलत क्यों हो रही हैं, और उनका पता लगा के उनको वहां पे, भाई कोई चीज आपको मान लीजिए कि हाँ ये जो टॉपिक है ये थोड़ा कठिन लग रहा है बच्चों को, तो आप उसे दोबारा पढ़ा दो, उसको अच्छे से समझा दो। तो उससे क्या होता है, जब आप त्रुटियों का अध्ययन करोगे ना, तो वो क्या, उससे क्या होगा, वो त्रुटियां सुधार करेंगे बच्चे, उसमें चीजों को सीखेंगे। तो आवश्यक उपचारात्मक रणनीतियों की ओर ये इशारा करती है कि इन चीजों को करो, इन त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक रणनीतियों का प्रयोग करो। शिक्षक को ये त्रुटियां, ये अध्ययन कहती है, गलतियों का, जो बच्चे गलती कर रहे हैं उनका अध्ययन जो करना चाहिए, वो इसलिए करना चाहिए। अब बात करें अलग अलग पाठ्यचर्या की आवश्यकता की ओर, इससे क्या होगा भाई, अब मान लो बच्चा गलती कर रहा है, तो क्या आप उसका पाठ्यक्रम ही बदल दोगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, पाठ्यक्रम नहीं बदलोगे, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है आपको। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर नहीं होगा। ऐसे उसके ज्ञान की सीमा की ओर, भाई बच्चा गलतियां कर रहा है, ठीक है, तो क्या उससे आप ये समझ लोगे कि उसमें ज्ञान की कमी है? हैं, ये भी तो हो सकता है कि छात्र शिक्षक वो उस तरीके से समझा नहीं पाया बच्चे को। ठीक है, तो इससे ज्ञान की सीमा की ओर कोई इशारा नहीं करते हैं त्रुटियां। कोई बच्चे गलती करते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो भी गलतियां करते हैं, तो ये थोड़ी कि उन पे ज्ञान की कमी है। ठीक है, वो उस तरीके से समझ नहीं पाए चीजों को जिस तरीके से शिक्षक समझाना चाह रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। अब बात करें ऑप्शन डी, योग्यता समूहकरण हेतु पथ प्रदर्शन की ओर। ठीक है, पथ प्रदर्शन की ओर से क्या मतलब है इसका भाई? हैं, भाई त्रुटियों का अध्ययन कर रहे हो आप, तो उसका ये थोड़ी कि पथ प्रदर्शन कर रहे हो, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे होगा राइट आंसर, आवश्यक उपचारात्मक रणनीतियों की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब तक दोस्तों वीडियो, यदि आपको अब तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए इसी तरीके के प्रश्न, पूरा रिवीजन और प्रैक्टिस आपके लिए कराऊंगा जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती। तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी की क्लासेस भी आपको यही चैनल पर देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है, तो उसे इस बात का संकेत है कि, कोई बच्चा है वो कार्य करते हुए ऊबने लगता है, ठीक है, बोरियत महसूस करने लगता है, तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, या संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बताइए भाई, कोई भी बच्चा है कार्य करते समय कब उबेगा? कब उबेगा बताइए? तो आप कहेंगे भाई जब कार्य संभवतः यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, जब भी तो उसमें बोरियत महसूस करेगा बच्चा। भाई बच्चा बुद्धिमान नहीं है, इससे क्या मतलब है, बुद्धिमान बच्चे क्या बोर नहीं होते? ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। सीखने की योग्यता नहीं है, क्यों नहीं है भाई? ऐसे बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। अब मान लीजिए आप किसी चीज को लेकर बोरियत महसूस कर रहे हैं, तो आप क्या जबरदस्ती उसको बढ़ा देंगे? हैं?
जबरदस्ती उस पर काम करा लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। भाई आप देखना, कभी आप खुद ही सोचना, आपका पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है, और आपसे कहीं कोई भी पढ़ना, तुझे 10 बजे तक पढ़ना है, तो आप क्या पढ़ पाओगे अच्छे से? नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो अनुशासित करने का मतलब यही है कि भाई तुझे पढ़ना है, अनुशासन करने का मतलब क्या है कि तुझे पढ़ना है, यहीं बैठ के उठ मत जाइए यहाँ से, अगर उठ गया ना पे तो चप्पल से मारूंगा। तो ये बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो संकेत जो करती है मतलब कहीं ना कहीं वो चीजें बार बार हो रही है, यांत्रिक रूप से, मैकेनिकल रूप से वो चीजें बार बार हो रही है, जब भी तो बच्चा उब रहा है, बोर हो रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, इसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। शिक्षक से संबंधित सीखने को प्रभावित करने वाला कारक कौन है। अधिगम मतलब बोले तो सीखना, ठीक है। अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना। ऑप्शन ए है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। ऑप्शन बी है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। ऑप्शन सी है विषय वस्तु में प्रविणता। या ऑप्शन डी है बैठने की उचित व्यवस्था। बताइए प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो विषय वस्तु में प्रवीणता, ठीक है। तो 164 का जो राइट आंसर है ये समझ लीजिएगा, विषय वस्तु में प्रवीणता, ये क्या है, शिक्षा से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। बैठने की उचित व्यवस्था या शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, ठीक है। शिक्षक के विषय वस्तु में जो प्रवीण होने से क्या है, शिक्षण प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से चलती है, ठीक है, और तथ्यों की स्पष्टता आती है, भाषा संतुलन, विवादित विषय वस्तु संबंधी तथ्यों को चातुर्य से विद्यार्थियों के समक्ष रखना आदि ऐसे आयाम हैं जिनका एक शिक्षक को पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी भी जो है ना ऐसे शिक्षक की ओर आकर्षित होते हैं जिन्हें अपने विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं विद्यार्थी भी उन्हीं तरफ को भागते हैं, उन्हीं शिक्षकों की ओर को भागते हैं जिनको हाँ लगता है कि ये अपने विषय वस्तु में प्रवीण है, ठीक है। तो ये प्रभावित करता है। भाई आपने देखा होगा ना कि आपने अरे गणित के वो सर हैं वो पढ़ाएंगे, वहां पढ़ेंगे हम, तो ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव डालता है कौन, विषय वस्तु में प्रवीणता। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। ऑप्शन ए प्रयोजनात्मक उपागम, ऑप्शन बी प्रगतिशील चिंतन, ऑप्शन सी लैंगिक पूर्वाग्रह, या ऑप्शन डी वैश्विक प्रवृत्तियां। बताइए। और भाई एक राज्य स्तर पर क्या हो रहा है, गायन प्रतियोगिता चल रही है और उसमें विद्यार्थियों को तैयार करते समय क्या कर रहा है एक विद्यालय, वो लड़कियों को वरीयता दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, तो ये जो प्रश्न है वो लैंगिक भेदभाव, लैंगिक पूर्वाग्रह से संबंधित प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैंगिक पूर्वाग्रह। अब ये लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है, लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब क्या है कि आप जो है पहले ही तरीके से उसको कर रहे हो कि एक विद्यालय क्या करता है पुरानी चीजों पे कि भाई लड़कियों को वरीयता दो, ठीक है। उसका काम ही क्या है कि वो क्या करता है कि पहले लड़कियों को वरीयता देता है, तो ये दर्शाता है तुम्हारे लैंगिक पूर्वाग्रह को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न दोस्तों बहुत पूछा जा रहा है, लैंगिक भेदभाव से, लैंगिक पूर्वाग्रह से, ये प्रश्न हर बार बनता है एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस विचारक ने इंडियन फिलोसॉफी, इनमें से किस विचारक ने इंडियन फिलोसॉफी पुस्तक को लिखा। ऑप्शन ए है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ऑप्शन बी है प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन सी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है गिजुभाई बधेका। बताइए इंडियन फिलोसॉफी पुस्तक किसने लिखी है, ये आपसे पूछा है, बताइए। तो ये लिखी है दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये कौन थे, एक दार्शनिक थे, मानवतावादी और प्राच्यवादी थे, ठीक है। इनके द्वारा अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे गए कौन कौन से, जैसे कि भारतीय दर्शन हुआ,
एक एक लिखा था इन्होंने उपनिषदों का दर्शन, ठीक है। एक लिखा था प्राच्य धर्म और पाश्चात्य विचार, ठीक है। ये चीजें इन्होंने लिखी थी। तो इंडियन फिलोसॉफी किसके द्वारा लिखी गई है, याद रखेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रश्न है इनको थोड़ा अच्छे से आप याद रखना, जैसे कि इंडियन फिलोसॉफी डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है। ऐसे ये अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी भाषा में खालिस्तान शुद्ध स्वर और खालिस्तान संयुक्त स्वर है। ऑप्शन ए है 12,8, ऑप्शन बी है 10,6, ऑप्शन सी है 8,4, ऑप्शन डी है 10,4। तो अंग्रेजी भाषा में देखिए 12 तो शुद्ध स्वर है और 8 संयुक्त स्वर है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नजर ने मिलाना निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। नजर ने मिलाना निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। आपने देखा होगा अपने क्लासरूम्स वगैरह में, आप जब कभी पढ़े होगे तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शिक्षक वगैरह से नजर ही नहीं मिला पाते हैं। शिक्षक से छोड़ो या कहीं आप जैसे जाते हो किसी के साथ समाज में या अपने रिश्तेदारी में, तो कुछ बच्चे होते हैं जो वो नजर नहीं मिला पाते। तो ये किस चीज को दर्शाता है आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है आरामदेह महसूस कराता है, ऑप्शन बी सत्य छुपाता, ऑप्शन सी ईमानदारी, ऑप्शन डी समानुभूतिक व्यक्तित्व। बताइए, नजर ने मिलाना निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। आरामदेह महसूस नहीं करवाता, ईमानदारी भी महसूस नहीं होती इससे, और ना ही समानुभूतिक व्यक्तित्व पर्सनैलिटी महसूस होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं सत्य छुपाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नजर ने मिलाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चा डरा हुआ है किसी चीज को लेकर, या कुल मिला के वो सत्य छुपा रहा है, मतलब किसी चीज से वो हिचकिचा रहा है, शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, कुछ ना कुछ जरूर होता है ऐसा, ठीक है। या तो वो डर रहा है या हिचकिचा रहा है या शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सत्य छुपाता है। नजर न मिलाना सत्य छुपाने को दर्शाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दो प्रश्न बचे हैं, इनको भी अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे आपसे। चलिए जल्दी से कर लेते हैं। एक कक्षा में जब शिक्षक ध्यान केंद्रण पर ध्यान देता है तो वह कहलाता है अनुबोधक, संसाधन, प्रशिक्षक या निरंतक। बताइए, जब शिक्षक ध्यान केंद्रण पर ध्यान देता है तो वो क्या कहलाता है। भाई एक कक्षा है, शिक्षक की यहाँ पे बात हो रही है कि जब शिक्षक ध्यान केंद्रण पर ध्यान दे रहा है, ध्यान लगाने पर, ध्यान केंद्रण पर ध्यान दे रहा है, तो वो क्या कहलाता है, तो वे वह कहलाता है नियंत्रक। ऑप्शन डी, ठीक है। अनुबोधक क्या है, अनुबोधक कब कहलाता है शिक्षक, जब वो स्वतंत्रता देता है एक तरीके से किसी काम को करने के लिए बच्चों को, ठीक है, स्वतंत्रता देता है। प्रशिक्षक कब कहलाता है एक शिक्षक, प्रशिक्षक जब कहलाता है जब वो ज्ञान केंद्र पर ध्यान देता है, ठीक है, उसको किसी चीज को बताना है, किसी चीज के बारे में, ठीक है, तो वो ज्ञान पे केंद्रित होता है, तब वो प्रशिक्षक कहलाता है उस दृष्टि में। और जब किसी सोर्स को, किसी सोर्स के रूप में वो काम करता है, ठीक है, शिक्षक जब किसी सोर्स के रूप में, मान लीजिए आपको बच्चे को क्या है कि इसकी चीज की जरूरत है, तो आपने उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दी किसी चीज को बताने में, तो आप क्या कर रहे हैं, वहां पे संसाधन के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है, सोर्स के रूप में एक तरीके से। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान केंद्रण पर जो ध्यान देता है जब, क्या कहलाता है बच्चा, नियंत्रक, कंट्रोलर, ठीक है। क्या कहलाता है, कंट्रोलर, कंट्रोल करके रखता है चीजों को, सभी चीजों को। तो ध्यान केंद्रण पर जो ध्यान देता है शिक्षक। तो देखिए चारों परिभाषाएं अलग अलग हैं शिक्षक की, चारों रूप में, ये हमने अच्छे से डिस्कस की। अगला देखते हैं कि शिक्षक एक कक्षा में निम्नलिखित में से किसके रूप में कार्य करता है, जिसमें शिक्षक को विद्यार्थियों की सहायता केवल तब करनी चाहिए जब आवश्यक हो। तो जब क्या कहलाता है, देखिए ऊपर से ही प्रश्न बना है, मैंने जो व्याख्या की है, तो जब कहलाता है शिक्षक भागीदार, ठीक है। क्या कहलाता है, भागीदार। इसमें क्या होता है, शिक्षक भागीदार की भूमिका जब निभाता है जब केवल विद्यार्थियों को सहायता केवल तब करनी चाहिए जब वह आवश्यक हो, ठीक है। तो उसमें शिक्षक क्या कहलाता है, भागीदार कहलाता है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए, और इसको अच्छे से हमने विस्तृत व्याख्या सहित आपको समझाया। तो कैसी लगी दोस्तों आज की वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये कमेंट जरूर करिएगा, और लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि DSSB PRT 2025 के लिए यहाँ पे ऐसी कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेंगी।
तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरीके से दोस्तों कंटिन्यू पढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों।